जय हिंद दोस्तों। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जब हम जीएस को पढ़ते हैं तो जीएस में 6 कंटेंट हमें पढ़ने होते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आज हम जिस कंटेंट की बात करने वाले हैं वो है पॉलिटी। पॉलिटी अपने आप में एक सब्जेक्ट ही है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग कहने का मेरा मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, लेकिन पॉलिटी एक उसका हिस्सा है। पॉलिटी में हम केवल अपने देश का संविधान पढ़ते हैं, जबकि पॉलिटिकल साइंस में हम अन्य देशों के संविधान को भी पढ़ते हैं। और जब भी संविधान की बात आती है तो संविधान अपने आप में बहुत ब्रॉड है। इतने सारे आर्टिकल हैं, इतने सारे भाग हैं और अनुसूचियाँ हैं। उसे पढ़ने के लिए अगर हम कोई तरीका ना बनाएं या हम कोई ऐसा ट्रिक ना बनाएं जो कि हमें आसानी से उसे याद कर पाए, तो संविधान वाकई में बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि जो उसके अनुच्छेद हैं, उसकी जो भाषाएं हैं, वो भाषा बहुत कठिन है। इसलिए हम संविधान को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको ए से जेड की तरफ चलते हुए संविधान की पूरी रूपरेखा आपको समझ में आ जाए और संविधान की हर चीज़ आपको याद हो जाए। आप देखेंगे इस वीडियो में जो हमने आज संविधान के ऊपर बनाया है, सबसे पहले तो सिर्फ संविधान की आउटलाइन दी जाएगी आपको इस पहले वीडियो में। उसके बाद फिर एक एक टॉपिक को हम लेते हुए चलेंगे। लगभग 1 महीने के टॉपिक हैं जो आपका पूरा संविधान समाहित किए हुए होंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं संविधान की रूपरेखा। तो दोस्तों, संविधान की रूपरेखा में सबसे पहले हम देखेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, आखिर जो संविधान का निर्माण हुआ होगा वो कब से हुआ है ना। उसके अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आए हैं। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा, अगर पॉलिटी पढ़ी है तो आपने देखा होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम ये, कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कुछ लोग उससे पहले भी उस चीज़ को कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटी मानना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, फिर 1793 का चार्टर एक्ट, फिर 1813 का चार्टर एक्ट। तो जो बहुत सारे कानून, बहुत सारे एक्ट, अधिनियम जो भेजे गए कहाँ से, ब्रिटेन से भारत, उन्हीं का परिणाम है कि वो हमारे सामने संविधान के रूप में दिखते हैं हमें। दरअसल हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा भाग अंग्रेजों के द्वारा भेजे गए अधिनियम पर आधारित है। बाद में हमने अपना संविधान बनाया, खुद बाबा साहब ने उसमें बड़ा योगदान दिया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो अंग्रेजों ने भेजी थी कहाँ, भारत। तो सबसे पहले संविधान निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे हम, और काफ़ी लंबा टॉपिक है ये भी। उसके बाद फिर जब हमारा संविधान बन के तैयार हो जाएगा तो हमें ये पता लगेगा अपने संविधान को देखकर कि हमारे संविधान में कुल मिला के 22 भाग हैं। जब हम इस संविधान को देखेंगे अपने, तो हम देखेंगे कि इसमें 22 भाग हैं। इसमें 395 अनुच्छेद हैं। इसमें 12 अनुसूचियां हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भाग तो ज़्यादा हैं। तो दरअसल नंबरिंग के हिसाब से देखा जाए 1 2 3 4 5 इस तरीके से देखा जाए तो हमारे संविधान में वाकई में सिर्फ 22 भाग हैं। इसी प्रकार से अनुच्छेद हमारे संविधान में नंबरिंग के हिसाब से देखे जाएं 1 2 3 4 करें तो 395 ही हैं। और अनुसूचियां पहले 8 हुआ करती थी, लेकिन अब 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब संविधान बनके तैयार हुआ होगा तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, और वो वर्तमान में बढ़ के अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। लेकिन जो भाग हैं उन भागों में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन नंबरिंग वही है। जैसे 4A एक भाग बढ़ गया, एक 9A 9B एक भाग बढ़ा है, एक 14A, यानी कि 4 भाग बढ़े हैं, 22 और 4 26 हो गए। एक भाग था 7वां भाग, और वो 7वां भाग खत्म कर दिया गया, तो 4 बढ़े, 1 खत्म हुआ। इसका मतलब कुल भाग बचे 25। लेकिन 25वां कोई भाग नहीं है, 24वां कोई भाग नहीं है, 23वां कोई भाग नहीं है। नंबरिंग 22 की है, लेकिन कुल भाग जब देखे जाते हैं तो कह सकता है कोई कि कुल 25 भाग हो गए हैं। वो एक क्वेश्चन जब आएगा ऐसा, तो कोई स्पेसिफाई करके क्वेश्चन आएगा कि अब संविधान में बहुत सारे संशोधनों के बाद कुल कितने भाग हो गए हैं, तब आप बोलेंगे 25, वरना संविधान में कुल कितने भाग हैं तो 22 ही बताने हैं।
इसी प्रकार से आर्टिकल 395 ही हैं, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कुल कितने आर्टिकल हो गए हैं अब, तो आप कहेंगे 450 से भी अधिक, लगभग 468 के आसपास आर्टिकल हैं। एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं, लेकिन 468 के आसपास आर्टिकल हैं। मैं क्या, आप कहीं भी सर्च कीजिए, कोई भी नहीं बताएगा। तो क्योंकि ये आर्टिकल हर साल ऊपर नीचे होते हैं, कारण उसका यह है कि हम संविधान संशोधन होता है ना, 101वां हो गया, फिर 102वां हो गया, 103वां, तो कोई ना कोई आर्टिकल या तो घट जाता है या बढ़ जाता है। इसलिए कुल मिला के याद रखना है कि 468 आर्टिकल के आसपास हैं टोटल, लेकिन 395 ही याद रखने हैं आपको। नंबरिंग के हिसाब से यही है, 396वां कोई आर्टिकल नहीं है हमारे संविधान में, है ना। आर्टिकल बड़े हैं तो वो इस क्रम में बड़े हैं, जैसे 51A हो गया, है ना, या कोई और जैसे 239A, B, इस तरीके से आर्टिकल हो गए। लेकिन अनुसूचियों में देखें तो अनुसूचियां वाकई में 8 के बाद 9, 10, 11, 12 हो गई हैं। अब जब हमारा संविधान हमारा बन के तैयार हो जाएगा तो हम संविधान का पहला पेज खोलेंगे, और पहला पेज खोलते ही हमारे सामने आएगी प्रस्तावना, यानी कि संविधान की प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना को इंग्लिश में कहते हैं प्रीएम्बल। जैसे हम कोई जब निबंध लिखते हैं तो उसमें हम 4-6 लाइनों की एक प्रस्तावना लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे इस संविधान की ये प्रस्तावना है। ये बताने की कोशिश है कि दरअसल हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है या आधारभूत लक्षण क्या है। उसके बाद फिर जब हम अगला पेज खोलते हैं संविधान का तो हमें दिखाई देता है भाग 1, और यहाँ से फिर संविधान की आर्टिकल शुरू हो जाते हैं। तो संविधान में आर्टिकल हैं अनुच्छेद 1 से लेकर और 4 तक, यानी कि भाग 1 में जो आर्टिकल हैं वो 1 से 4 तक हैं, और इस भाग 1 का नाम है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। आप इस क्लास को भले ही डेमो क्लास की तरह लें, लेकिन आप ये जान लें कि ये टॉपिक में भी आपको कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बोल के भी सुना दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस रूपरेखा से भी आ जाते हैं। मतलब हम संविधान अभी शुरू भी नहीं किया है ना, संविधान के अंदर भी नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी ये भी क्वेश्चन है अपने आप में, है ना। फिर उसके बाद भाग 2 पे आएंगे, तो भाग 2 में हम पढ़ते हैं नागरिकता, और इसके आर्टिकल हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, और इसमें नागरिकता के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद भाग 3 पे आएंगे, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं और अनुच्छेद हैं 12 से लेकर 35 तक, है ना। इसमें मौलिक अधिकार पढ़ते हैं हम, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप देखना कि मौलिक अधिकार का जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो गारंटी है कि आपको फिर कभी मौलिक अधिकार रटना नहीं पड़ेगा। ये ट्रिक है बहुत सारी हमारे पास, जिससे हम मौलिक अधिकार जब हम पढ़ेंगे तो आपको मौलिक अधिकार एक बार में याद हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे आज भी कहते हैं कि हमें मौलिक अधिकार पहले 2 साल पहले 3 साल पहले उन्होंने भी पढ़ा था और वो आज भी उन्हें याद है। तो इसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे, और अगला जब आप भाग देखेंगे आप तो आपको दिखाई देगा भाग 4। भाग 4 में हम पढ़ते हैं नीति निदेशक तत्व, और नीति निदेशक तत्वों के लिए आर्टिकल हैं 36 से लेकर और 51 तक, यानी कि 51 नंबर तक जो आर्टिकल हैं वो नीति निदेशक तत्वों के हैं। आप देखिए, खुद सोच के देखिए कि अगर मुझे याद हैं चीज़ें तो आपको भी याद होंगी, है ना। मैं कोई मंगल ग्रह से तो हूँ नहीं, तो इसलिए मेरी तरह आपको भी चीज़ें याद होंगी। सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई का तरीका चेंज करना है आपको एक सिरा पकड़ के आगे बढ़ना है। जैसे ए से शुरू करके जेड की तरफ, लोग क्या करते हैं, ए से जेड की तरफ नहीं जाते, सीधे एम से पढ़ रहे हैं, जी से पढ़ रहे हैं, एफ से पढ़ रहे हैं, पता चला वो बी से शुरुआत कर लेते हैं और फिर पीछे का भी गायब होता है और आगे का भी समझ में नहीं आता। तो इसलिए शुरू से शुरू करके आखिर तक चलना है। तो इसी तरीके से आप हिस्ट्री भी ऐसे ही पढ़ते हैं। तो भाग 4 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्व, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि सरकार किस प्रकार से नीति निदेशकों के आधार पर कार्य करती है। जैसे जो नीति निदेशक तत्व, नाम से पता लग रहा है आपको, नीति मतलब पॉलिसी और निदेशक मतलब निर्देश देने वाले। तो पॉलिसी को बनाने के लिए जो निर्देश मिलते हैं सरकार को, वो कहाँ से मिलते हैं, भाग 4 से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाग 5 से पहले 4A, यानी कि 4 का ये भाग बाद में जोड़ा गया है। आप एक चीज़ याद कर लें कि जितने भी कैपिटल लेटर आपको दिखाई देंगे किसी भाग के आगे या किसी आर्टिकल के आगे, समझ लेना कि वो आर्टिकल नया ही जुड़ा है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, अगर आप देखते हैं कि 51A
तो इसका मतलब ये नया जुड़ा है। अगर आप देख रहे हैं 39 ए, इसका मतलब नया जुड़ा है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं 19(1)A, इसका मतलब ये पुराना आर्टिकल है। पुराने, इससे आपको पहचान रहेगी कि ऐसे आर्टिकल जिनमें कैपिटल लेटर लिखे हुए हैं वो सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो हमारे संविधान के लागू होने के बाद संविधान संशोधन जो समय समय पर हुए उन संविधान संशोधनों के तहत जोड़े गए हैं। लेकिन जो स्मॉल लेटर में है वो सभी आर्टिकल ऐसे हैं जो पहले से हमारे इस संविधान में मौजूद हैं। उसके बाद भाग 4A में हम क्या पढ़ते हैं? भाग 4A में हम पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य। एक ही आर्टिकल है लेकिन 11 मौलिक कर्तव्य हैं इसके अंतर्गत। तो 11 मौलिक कर्तव्यों को हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं अनुच्छेद 1 से लेकर और 51A तक के जितने भी अनुच्छेद हैं आपको लगभग सब पढ़ने हैं, सभी पढ़ने हैं, लगभग 2-4 को छोड़ दें। और एक सिरा हमने बांध लिया है कि भाई हम शुरुआत कर रहे हैं प्रस्तावना से, और आप ये मान के चलें कि संविधान का एक हिस्सा आपने पूरा कर लिया। जब किसी चीज़ को टुकड़ों में ख़त्म करते हैं तो वो ज़्यादा समय तक याद रहती है। जैसे आपने वो लकड़ी के गट्ठर वाली कहानी सुनी होगी कि लकड़ी का गट्ठर जो होता है उसे तोड़ना मुश्किल है लेकिन अलग अलग लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है। बिल्कुल ऐसी किसी सब्जेक्ट में भी होता है। उस सब्जेक्ट के अगर कई सारे खंड कर लेते हैं तो सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे करेंगे कि आप ये मान के चलें कि भाग 1 से लेके यानी कि प्रस्तावना से लेकर और भाग 4A तक हमारा एक अलग पार्ट हो गया। हम अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं, ऐसा संविधान में है नहीं, हम कर रहे हैं कि भाई इसे अलग पार्ट मान रहे हैं। और फिर भाग 5 से और फिर एंड तक यानी कि भाग 5 से लेकर भाग 22 तक अलग कर लेंगे। यानी कि यहाँ तक पढ़ लेते हैं और यहाँ तक पढ़ने के बाद इसके सारे क्वेश्चन जो आ सकते हैं, जो आए हुए हैं, उनकी एक क्लास करेंगे हम अलग से, मतलब उनका एक वीडियो अलग से बनाएंगे प्रस्तावना से लेके भाग 4A तक। और उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। एक बार आप जब ये पढ़ लेंगे उनके आंसर के जवाब, उन क्वेश्चंस के जवाब आप देने की कोशिश करना, तो आपका ये सारे टॉपिक एक साथ पूरे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब भाग 5 पे आते हैं। अब देखते हैं भाग 5, और भाग 5 में अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 52 से लेकर और 151 तक। इसमें हम पढ़ते हैं संघ। अब आप देखना कि आपको क्या करना है, आपको तुकबंदी लगानी है, बहुत ट्रिक लगानी है। जैसे आपको सोचना है कि भाई भाग 5 में वो सारी चीज़ें हैं जो हमें दिल्ली में दिखाई देती हैं, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, है ना, सुप्रीम कोर्ट, लोक लेखा समिति, मतलब जितनी भी चीज़ें आप ये सुन रहे हैं वो सारी भाग 5 में है और वो सारी की सारी दिल्ली में है, केंद्र में। तो इसका मतलब केंद्र की बात कर रहे हैं, संघ की बात कर रहे हैं, यूनियन बोलेंगे इंग्लिश में से। तो यूनियन वाला कौन सा भाग है? भाग 5, 52 से लेकर 151 तक। जितनी बातें मैंने बोली हैं वो सारी बातें इस भाग 5 में आ जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति भाग 5 को अच्छे से कर ले तो वो भाग 6 बड़ी आसानी से कर लेगा। यानी कि भाग 5 थोड़ा सा मेहनत करनी है भाग 5 पे, और जैसे ही आप भाग 5 पूरा करते हैं भाग 6 में आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है। भाग 5 में अगर आपको 2 दिन लगे तो समझ लीजिए भाग 6 में आपको 1 ही घंटा लगेगा पढ़ने में। यानी कि भाग 6 भाग 5 पे ही बेस्ड है। जैसे भाग 6 में, जैसे भाग 5 का नाम अभी देखा आपने संघ है, केंद्र यानी कि यूनियन, बिल्कुल वैसे ही भाग 6 का नाम है राज्य, और इसमें अनुच्छेद आते हैं अनुच्छेद 152 से लेकर और 237 तक, ये आर्टिकल हैं और इसका नाम है राज्य। जैसे हमने वहाँ पर हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो यहाँ पे राज्यपाल पढ़ेंगे, वहाँ पर लोकसभा पढ़ेंगे तो यहाँ विधानसभा पढ़ेंगे, वहाँ राज्यसभा तो यहाँ विधान परिषद, वहाँ सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ हाई कोर्ट, है ना, बिल्कुल सेम। वहाँ प्रधानमंत्री तो यहाँ मुख्यमंत्री, है ना, बिल्कुल सेम। वहाँ केंद्र की सरकार, यहाँ राज्य की सरकार। यानी कि अगर भाग 5 कोई अच्छे से कर ले तो भाग 6 में कतई कोई समस्या नहीं आनी है। उसके बाद भाग 6 के बाद भाग 7 जो कि ख़त्म हो चुका है, इसे हम बोलते हैं निरसित हो गया है, पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। और इसके अंतर्गत एक आर्टिकल आता था अनुच्छेद 238 और इसका नाम था संघ राज्य क्षेत्र, जो कि ख़त्म कर दिया है पूरी तरह। तो भाग 7 खत्म हो गया, आपको ध्यान रखना है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। भाग 8, अगर आपके मन में फिर भी अगर अभी भी क्वेश्चन हो कि भाग 7 में ऐसा और क्या था जो कि अब नहीं है और अब वो और कहीं पहुंच गया, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि पहले
जब संविधान निर्मित हुआ तो हमारे इस तरीके से राज्य नहीं बनाए गए थे जैसे आज हैं कि साहब इस समय राज्यों की संख्या है अलग और केंद्र शासित प्रदेशों की अलग संख्या है। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो राज्य थे वो कैटेगरी डिवाइड की गई थी उनकी कि भाग का के राज्य, भाग खा के राज्य, मतलब कैटेगरी थी। यानी कि हिंदू बहुमत वाले प्रांत थे, मुस्लिम बाहुल्य प्रांत थे, इस तरीके से बांटे गए थे। तो वो चीज़ें खत्म कर दी गई और अब क्या है, अब राज्य अलग है, केंद्र शासित प्रदेश अलग है। इसीलिए भाग 8 में अब केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र, संघ शासित प्रदेश आते हैं। तो देखो इसका संघ राज्य क्षेत्र नाम था लेकिन इसका नाम क्या है, संघ शासित राज्य यानी कि केंद्र शासित राज्य। और इसमें आर्टिकल हैं 239 से लेकर और 242 तक है ना। और इसका नाम है केंद्र शासित या संघ शासित राज्य। देखो कितना आसान है याद करना कि भाई सबसे पहले केंद्र पढ़ रहे हैं, फिर राज्यों को पढ़ रहे हैं, मतलब केंद्र पढ़ रहे हैं भाग 5 में, भाग 6 में राज्य पढ़ रहे हैं और भाग 8 में, भाग 7 तो खत्म, भाग 8 में क्या पढ़ रहे हैं, केंद्र शासित राज्य पढ़ रहे हैं। तो तीनों तरह के हो गए हमारे पास, है ना। इसमें फिर भाग 9 मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भाग 9। और जानते हैं किस एग्जाम के लिए, लगभग सभी एग्जाम के लिए, खास तौर से लेखपाल, बीडीओ, एसआई, कांस्टेबल, इन एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा भाग 9 से तो टेट में और सुपर टेट में भी कई बार क्वेश्चन आया है और बाकी सिविल सर्विस में तो सब है ही महत्वपूर्ण, है ना। तो भाग 9 में, भाग 9 का नाम क्या है, भाग 9 का नाम है स्थानीय निकाय, है ना। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि पहले भाग 9 जो था उसमें स्थानीय निकाय ही था, फिर भाग 9 में कुछ चेंज किए गए। तो पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि भाग 9 में आता है स्थानीय निकाय, यानी कि स्थानीय निकाय में सबसे निचला निकाय क्या है, पंचायत। तो पंचायत, और इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, 243, है ना। ऐसे 243, फिर 243A, 243B, 243C, इस तरीके से जाते हैं ये ABCD करके, और ये जाते हैं 243O तक, है ना। ये यहाँ तक है ये, यानी कि 243 से 243O तक पंचायत पढ़ेंगे हम। और ये सब चीज़ें क्या हुई हैं, संविधान में बाद में हुई हैं। भाग 9 पहले भी था लेकिन भाग 9 ऐसा नहीं था जैसा अब है, ये तो 1993 में चेंज हुई है सारी चीज़ें। फिर भाग 9 का स्थानीय निकाय का दूसरा भाग है। स्थानीय निकाय में पहला पंचायतें हो गई और दूसरा है नगर पालिका, नगर निगम, ये जो है मतलब नगरीय व्यवस्था जो है, नगरीय निकाय कह सकते हैं आप। तो भाग 9A जिसमें आती है नगर पालिका, है ना, म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं इंग्लिश में, पंचायत ये म्यूनिसिपैलिटी। और इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं 240, वो के बाद क्या आता है, MNOP। तो 243P से लेकर ये आर्टिकल जाते हैं 243ZG तक। आप समझ रहे हैं, बहुत सारे, मतलब 32-33 आर्टिकल होंगे ये सारे मिला के, मतलब काफ़ी आर्टिकल हैं। जैसे P से लेके MNOP QRST UV ऐसे करके जाएंगे, Z, और फिर Z के बाद ZA, ZB, ZC करके ZG तक। फिर भाग 10 है SC ST के लिए, यानी कि भाग 10 में सिर्फ 2 ही आर्टिकल हैं, 244 और 244A, ये 2 आर्टिकल आते हैं भाग 10 में। और इसका नाम है SC ST के लिए प्रशासन, है ना, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन। तो SC ST से संबंधित है। यहाँ SC ST का मतलब क्या है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, है ना, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रशासन, बस ऐसे, ठीक है। भाग 10। अब आता है भाग 11। भाग 11 में केंद्र और राज्य, यानी कि संघ और राज्य, यूनियन और स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध दिखाए गए हैं। जैसे दो लोगों के बीच में संबंध होते हैं तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है प्रशासनिक और विधायी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ रिलेशन होंगे और इसके अतिरिक्त कुछ रिलेशन होंगे जो कि लेजिस्लेटिव होंगे, यानी कि विधायकी होंगे। तो आपको ध्यान रखना है भाग 11 में अनुच्छेद आते हैं 245 से लेकर और 263 तक, है ना, केंद्र व राज्य के बीच में संबंध के मध्य संबंध,
अभी मैं आपके दिमाग पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहता, वरना वैसे आप देखो खुश हो सकते हो कि अगर हम भाग 5 और भाग 6 को कोरिलेट करें तो मतलब भाग 5 प्लस भाग 6 इक्वल टू भाग 11, और कितना अच्छा हो गया, 6 5 11 हो गया। यानी कि भाग 11 में वो चीज़ें हैं जो भाग 5 केंद्र और भाग 6 इन दोनों के बीच में क्या करती हैं, संबंध जोड़ती हैं। तो भाग 11 में वही है। और इसके अलावा भाग 11 के बाद जब हम भाग 12 पढ़ते हैं तो भाग 12 में भी यही है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो संबंध हैं वो दो तरह के हैं। यानी कि एक संबंध है विधायी और एक संबंध है प्रशासनिक। ये दो संबंध है यहाँ पर, है ना। बिल्कुल ऐसे ही जब भाग 12 आप पढ़ते हैं तो आपको दिखाई देगा कि भाग 12 में भी यही है कि केंद्र और राज्य के मध्य संबंध है। बस केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वो पैसे के लेन देन को में बदल जाते हैं। मतलब पहले विधायी प्रशासनिक संबंध और भाग 12 में क्या है, वित्तीय संबंध। तो भाग 12 में हम वित्तीय संबंध पढ़ते हैं किसके बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में। तो इसमें आर्टिकल आते हैं 264 से लेकर और 300A तक। और इसमें हम पढ़ते हैं, इसका नाम है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त यानी कि फिनेंस, संपत्ति, संपत्ति मतलब प्रॉपर्टीज, है ना, संविदाएं, संविदाएं मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कई सारे राज्य और केंद्र के बीच में, तो संविदाएं यानी कॉन्ट्रैक्ट्स। और इसके अलावा वाद, वाद का मतलब है सूट्स, मतलब ऐसे लिखते हैं सूट्स, इंग्लिश मीनिंग है। तो ये केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, ज़्यादातर पैसे के लेन देन को लेकर या वित्तीय फिनेंस को लेकर संबंध दिए हैं। कहाँ पर, भाग 12 में। उसके बाद आते हैं भाग 13 पे। भाग 13 में आप देखेंगे कि भाग 13 का नाम, भाग 13 में आर्टिकल दिए हुए हैं 301 से लेकर और 307 तक। और यहाँ पे आता है भाग 13 का नाम है व्यापार, है ना, व्यापार, ट्रेड, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स। तो व्यापार वाणिज्य जितना भी केंद्र और राज्य के मध्य होता है, राज्य राज्यों में होता है, राज्य के अंदर होता है, ये सब चीज़ें भाग 13 के अंतर्गत दिखाई देंगी। बहुत छोटा सा भाग है, मात्र 10 मिनट का भाग है ना, कुछ भी नहीं है इसमें याद करने लायक कोई चीज़। तो व्यापार वाणिज्य वाला भाग है भाग 13। फिर देखो भाग 14, आप देखना कि हम लिख तो मैं आपके सामने सारे ही भाग रहा हूँ, सारे आर्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आप देखना कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इसमें से 80%, 70 से 80% जो है वो ज़रूरी है। आपको पहले वो 70-80% पे ही ध्यान देना है। अगर आप उसे, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे अगर कोई कहे कि भाई भाग 3 छोड़ रहा हूँ मैं, ये तो बहुत ही गलत बात है। भाग 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आप। लेकिन अगर कोई कहे कि मुझे ना भाग 19 नहीं पढ़ना, तो वो एक बार को ये चॉइस कर सकता है और उसे छोड़ सकता है। या कोई कहे कि मुझे ना भाग 13 ठीक नहीं लग रहा, तो भाग 13 एक बार को छोड़ दे। मतलब कहने का मतलब है कि ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आया है, कभी आएगा ही नहीं, आ सकता है, लेकिन ऐसा समझ लीजिए बहुत कम होगा ऐसा। लेकिन भाग 3 से क्वेश्चन आने की उम्मीद, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो भाग 14 जो है उसके आर्टिकल हैं 308 से लेकर और 323 तक, 308 से 323 तक के आर्टिकल हैं। और इसका नाम है केंद्र व राज्य के अधीन, केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं, यानी कि जो सरकारी नौकरियों के बारे में है वो सब हैं। जितनी भी सेवाएं आप देखते हैं, इसी में लोक सेवा आयोग भी है, इसी भाग में लोक सेवा आयोग यूपी का भी यानी कि राज्यों का भी, और इसके अलावा यूपीएससी इसका मतलब केंद्र का भी। तो ये केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं पढ़ेंगे हम 308 से 323 में। फिर आता है भाग 15। भाग 15 में आर्टिकल हैं 324 से लेकर और 329 तक, और इसका नाम है निर्वाचन, यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो भाग 24 से लेकर अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक हैं भाग 15 में। आप देखो ये क्वेश्चन 2 बार मैंने देखा है और एसएससी के एग्जाम में ही देखा है, और बहुत आसान क्वेश्चन सिर्फ आर्टिकल को लेकर कि आर्टिकल निम्न में से किस भाग के अंतर्गत आते हैं, इतना क्वेश्चन था सिर्फ। अब आता है भाग 16। भाग 16 के जो आर्टिकल हैं वो 330 से शुरू होते हैं और 342 तक। और इस भाग 16 का नाम है कुछ वर्गों के लिए
कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। इसका मतलब है कि स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं सम क्लासेस के लिए, मतलब कुछ वर्गों के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर SC ST हैं, OBC हैं और एंग्लो इंडियन हैं। तो भाग 16 में आपको ये 4 वर्ग मिलेंगे, कुछ वर्ग जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे 4 वर्ग मिलेंगे, एक एंग्लो इंडियन, SC ST और OBC, उनके लिए इसमें विशेष उपबंध किए गए हैं। फिर आते हैं भाग 17 पे। भाग 17 का नाम है राजभाषा और इसमें आर्टिकल 343 से शुरू होते हैं और 351 तक, और इसका नाम है राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से 351 तक आपको दिखाई देगी भाग 17 में। भाग 18 352 से लेकर और 360 तक, और इसमें हम पढ़ते हैं आपातकाल यानी कि इमरजेंसी। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपातकाल, और आप देखना जब हम आपातकाल पढ़ेंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन आपातकाल का नहीं छूटा करेगा, एक बार आपने अगर आपातकाल का टॉपिक ठीक से पढ़ लिया तो। फिर बात करते हैं भाग 19 की। भाग 19 में 361 से लेकर और 367 तक। भाग 19 थोड़ा अलग टाइप का भाग है। भाग 19 का नाम है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब यहाँ पर है कि मिसलेनियस, तो प्रकीर्णन का मतलब यहाँ पर मिसलेनियस से है, इसका नाम है। दरअसल यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जो किसी अन्य भाग में लिखने से रह गई होंगी, तो कुछ अलग से कुछ चीजें डालनी थी, उन्हें मिसलेनियस जरूरी चीजें थी, वो भाग 19 में डाल दी। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने राष्ट्रपति राज्यपाल को पढ़ लिया कहाँ पर, भाग 5 और 6 में, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रपति राज्यपाल के कुछ प्रोविजन आपको मिल जाएंगे भाग 19 में। ऐसे ही आपने आपातकाल कहाँ पढ़ लिया, भाग 18 में, लेकिन उसके बावजूद भी आपातकाल की कुछ बात मिल जाएंगी कहाँ पर, भाग 19 में, है ना। ऐसी कई चीजें भाग 19 में है जो अन्य भाग में हो सकती थी लेकिन फिर भी वहां नहीं लिख पाए होंगे तो यहाँ डाल दी गई। ठीक है दोस्तों, तो अब नंबर आता है भाग 20 का। भाग 20 में सिर्फ एक ही आर्टिकल है और वह है 368, और इस आर्टिकल में हम पढ़ते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, भले ही एक ही आर्टिकल में है, लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी ब्रॉड है। संविधान संशोधन कितनी बार हुआ है, ये सब चीज़ें हम भाग 20 में पढ़ेंगे। भाग 21 आता है, और भाग 21 में 369 से लेकर 392 तक के आर्टिकल हैं, और इसका नाम है भाग 21 का अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। इंग्लिश में बोलेंगे हम इसे टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न। फिर नंबर आता है भाग 22, लास्ट भाग 22। भाग 22 में 393 से और 395 तक के आर्टिकल हैं। 395 वैसे निर्देशित हो चुका है, लेकिन नंबरिंग आज भी 395 तक हम गिनते हैं, और इस भाग का नाम है शॉर्ट टाइटल यानी कि संक्षिप्त नाम, है ना, संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे जगह जगह हमारे संविधान में ऐसे लिखा हुआ ला सा, इसका मतलब है लोकसभा, ऐसी रा सा तो राज्यसभा, मतलब इसका ये मीनिंग है। तो वो सारी चीज़ें 393 से 395 तक दी गई हैं। संक्षिप्त नाम, और एक और है प्रारंभ, ये इस भाग का पूरा नाम है। को प्रारंभ का मतलब इंग्लिश में यहाँ पर है कॉमन सीमेंट एवं शॉर्ट टाइटल, भाग 22 का नाम है। तो दोस्तों ये हमारे पूरे आर्टिकल थे। आप अगर इन आर्टिकल को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ये तो क्लियर हो रहेगा ना कि ये वाला जो भाग है इसमें कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल हैं। अगर आपको ये बात पता है, आपसे कोई कहे
कि लोकसभा कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती होगी, तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि भाई लोकसभा कभी भी 343, 351 में तो नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ तो राजभाषा दी हुई है। मतलब एक आइडिया लगाना आपको आ जाएगा अगर आप संविधान की रूपरेखा से वाकिफ़ हैं, अगर आप संविधान की आउटलाइन को अच्छे से समझ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर करें अपने दोस्तों को।